Hello student, welcome to Swim class. Today we will start topic resource planning. आज हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है एंड ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बताया था कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्यों है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। एजेंडा 21 क्या है, अर्थ समिट 1992 क्या था, वो सारे में हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा हो वो वीडियो तो आप लोग नीचे प्रीवियस लिंक दिए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जा कर के क्लिक करो एंड आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देख लो। बिकॉज जब तक आप लोग वो पूरे वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जिससे कि आप लोग आने वाले वीडियोज़ को देख पाओगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन करा था कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम उसका आंसर देने के लिए मैं जा रही हूँ। चलो देखते हैं वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल एंड अनइवन है, मतलब कि असमान है, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कई जगह ऐसा है जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, एंड कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, कोई प्लेस ऐसा है कि रिसोर्सेज होते हुए भी वो टेक्निकली डेवलप नहीं है, और कोई प्लेस ऐसा भी है कि टेक्निकली डेवलप तो है बट वहाँ रिसोर्सेज नहीं है। तो ये अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सकें, हम इसको एक समान बना सकें। ठीक है, जहाँ पर है रिसोर्सेस वहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकें, एंड जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है वहाँ पर हम लोग रिसोर्सेस को मतलब बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, ये सब किस में ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसमें इनमें मिनरल एंड कोल, ये बहुत ज़्यादा इनमें पाए जाते हैं। झारखंड में मिनरल और कोल बहुत ज़्यादा झारखंड, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश है अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो कि बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज तो पाया जा रहा है वहाँ पर, कि वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में पानी है, बट क्या है वहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोगों को ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है पानी है, बट क्या है उसको हम लोग टेक्निकली उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसको उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहे हैं। उतना टेक्निकली हम लोग डेवलप नहीं है अभी कि उससे हम लोग उस वाटर को यूज़ कर करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो ये हो गया। एंड कुछ स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर धूप और हवा बहुत अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है, तो ये इम्बैलेंस है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए क्या है, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अनइक्वल अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्सेज का, इसी को बैलेंस करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग में। ठीक है, तो 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 3 स्टेप्स में रिसोर्सेज प्लानिंग होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप, तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले जहाँ पर रिसोर्सेज पाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जहाँ पर रिसोर्सेज पाया जा रहा है वहाँ पर हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचान करेंगे कि किस तरह का रिसोर्सेस है, वो कितना डेवलप हो सकता है, किस वे में डेवलप हो सकता है, एंड उससे हम लोगों को क्या, वो हमारे लिए क्या यूज़फुल हो सकता है, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, ये हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज का आइडेंटिफाई हो गया, उसका इन्वेंट्री, उसके बाद उसको सर्वे हो गया, उसका सर्वे करेंगे। ठीक है, कहाँ पे पाया जा रहा है,
कितना मात्रा में पाया जा रहा है, इसके बाद उसको मैपिंग, पूरा अच्छे से उसको मानचित्र, उसका मैपिंग करेंगे, किस जगह में पाया जा रहा है, क्या वो जगह जहाँ पे पाया जा रहा है रिसोर्सेज, क्या वो हमारी पहुँच के अंदर है कि हमारी पहुँच के बाहर है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई कोई प्लेस ऐसे भी होते हैं क्या जहाँ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा पाया जाता, बट टेक्नोलॉजी हम इतना डेवलप नहीं है कि रिसोर्सेज को जाके वहाँ से निकाल के लाएँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देते, जैसे कि सीज हो गया, तो पानी के नीचे, रिवर ले लो, रिवर के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह अगर पाया जा रहा है, पता चला कभी, बट हमारी टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है कि वहाँ से जाके मिनरल हम निकाल सकें। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसके बाद उसको देखेंगे कि वो कितना क्वालिटेटिव है एंड कितना क्वांटिटेटिव है, यानी कि कितना मात्रा में है, उसका गुण क्या है, ये सब सारा हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ करके मेजरमेंट हम लोग एक अनुमान लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग को सब कुछ का अनुमान लग जाएगा तो सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग एक प्लानिंग तैयार करेंगे। क्या चीज़ प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी से उसको मतलब उसको मिलवाएंगे, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को इंस्टीट्यूशन के पास लेके आएंगे। इसके बाद स्किल टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या हो जाएगा, इसके बाद वो तैयार हो जाएगा, वो रिसोर्सेज तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये जो रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं तो क्या ये नेशनल डेवलप से रिलेटेड है, नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर ये नेशनल के कोई काम ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिसोर्सेज के बट वो कोई काम का नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता उस पर बजट खर्च करने में, उस पर समय खर्च करने में, क्योंकि एक रिसोर्सेज को एक यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड मनी एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क का ज़रूरत होता है। तो ये भी हमें देखना है कि जो रिसोर्सेज मिला है क्या वो हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट को मैच कर पा रहा है या नहीं, क्या उससे हमारा नेशनल डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ये 3 स्टेप। सबसे पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन उसको हम लोग इसके बाद उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके, स्किल यूज़ करके, इंस्टीट्यूशन यूज़ करके उसको हम लोग बनाएंगे। बना करके क्या देखेंगे कि वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में काम कर पा रहा है या नहीं, नेशनल को कोई फ़ायदा पहुंचा भी रहा है या नहीं। तो ये तीनों स्टेप से जब वो पास आउट हो जाएगा तो इसके बाद एंड देन वो क्या हो जाता है, एक यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उसको क्या हो जाता है, उसको मान्यता मिल जाता है कि हाँ, कि दिस इज़ द रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर नीड्स। ठीक है, तो ये है रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेप्स। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज तो हो गए, चलो इसके प्लानिंग्स भी हो गए, और ये जिस तरह से अनइवन ये डिस्ट्रीब्यूशन थे वो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया प्रॉपर प्लानिंग के तहत। जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था वहाँ टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए, मतलब कोशिश करा हमने, तो ये हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। बट अभी हमें उसके कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस आज क्या है, नॉन रिन्यूएबल। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि क्या, कि कुछ रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, कुछ रिसोर्सेस किसी के ग्रीड्स की वजह से वो कम होते जा रहे हैं ना, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ रिसोर्सेज की हम लोग प्लानिंग कर दिए, रिसोर्सेज को ढूंढ लिए और उसको यूज़फुल मटेरियल बना लिए, बस इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसको कंजर्व भी करना है। बिकॉज क्या है, ये जो चीज़ है, ये जो रिसोर्सेस है, ये एक ऐसा दिन आएगा जो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो रिन्यूएबल है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है सोलर एंड विंड एनर्जी, तो हमारे पास हम टेक्निकली इतना डेवलप नहीं है कि उन रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, इसको ध्यान में रखना, वो ख़त्म हो जाने वाली है, इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे रिसोर्सेज कंजर्व कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन एंड रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नोन एज कंजर्वेशन। सीधे जानते हैं उसका प्रोडक्शन, उसका रिजर्वेशन अगर रिसोर्सेज करें तो उसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन बोला जाता है। मैथड्स आर वेरी फ्रॉम VARY, वेरी मतलब अलग अलग ना, ये VARY वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, वहाँ होगा VARY वेरी। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग होती है, यहाँ VARY होगा, सॉरी फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक। तो वेरी फ्रॉम वन रिसोर्सेज टू अनदर,
ये क्या है, मेथड्स जो है ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस के कंजर्वेशन मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। ये तो आप लोग जान गए होंगे, वाटर रिसोर्सेस है उसका कंजर्वेशन मेथड कुछ अलग होगा, विंड रिसोर्सेस है एंड आपका मिनरल्स रिसोर्सेस है तो उसका कंजर्वेशन मेथड्स कुछ अलग होगा, एंड देन आपका सोलर रिसोर्सेस है तो उसका कंजर्वेशन मेथड कुछ अलग अलग होगा। मतलब कि क्या है, जितने सारे रिसोर्सेस है डिफरेंट टाइप्स के, तो उसका कंजर्वेशन भी डिफरेंट ही होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड्स है जिससे क्या होते हैं, ये जो रिसोर्सेस है ये कंजर्व होते हैं। कुछ मेथड्स है सस्टेनेबल यूज़, मतलब कि सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि यूज करेंगे बट इस तरह से नहीं कि आने वाले जनरेशन को उससे कुछ नुकसान हो। मतलब हम लोग को एक हद, सब फॉर एग्जांपल वाटर, अभी हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या है, वो रिन्यूएबल है, उसको बहुत ही टाइम लग जाता है एंड वो है रिन्यूएबल बट उसको वो ख़त्म होने के कगार पर, मुझे जानते, तो हम लोग को उसको प्रॉपर यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक इसी तरह जो वैसा जो मटेरियल हुआ, मिनरल्स हुआ, उसको हम लोग को उसका ऑप्शन ढूंढना है, क्या है इस तरह से नहीं, जैसे कि हम अभी CNG LPG आया है ऑप्शन में, ठीक है, पेट्रोल डीजल के, तो ये सब ऑप्शनल हम लोग को ढूंढना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज मिल के, जैसे कोल का ऑप्शन भी आ गया, पहले सिर्फ कोयला चूल्हा में खाना बनता था या रेलवे वगैरह में कोल यूज़ होता था, बट अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं एंड कोल का ऑप्शन आ गया, LPG आ गया है ना। तो ये सब ऑप्शनल यूज़ है, जो सस्टेनेबल यूज़ भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं बट उसको एक लिमिट में रह के यूज़ करें ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको प्रॉपर रिसोर्सेस मिलती रहे। एंड इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, जो रिसोर्सेज हम लोगों ने बनाया, जो कन्वर्ट किया, तो उसका वेस्ट है उसको हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि रिसोर्सेज हम लोगों ने बना लिया, यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, जो उसका वेस्ट है उससे हम लोग एयर पॉल्यूट कर रहे हैं या फिर लैंड पॉल्यूट कर रही है, वाटर पॉल्यूट कर रही है। ये चीज़ नहीं होना है, हम लोग उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, जो वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो हमें करना है। ठीक है, एंड इसके बाद चेकिंग इरेशनल एंड कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, तो हम लोग को ये हमेशा देखते रहना है कि ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का। इसको रोकने के लिए क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजेंडा 21 के बारे में, कि एजेंडा 21 में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर लोकल गवर्नमेंट को एजेंडा 21 बनाना है एंड उससे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व रह सकते हैं। ओके, तो इससे ये जो कंजर्वेशन जो हुआ, तो गांधी जी इसके बारे में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम इसे 1 मार्क्स आ जाता है कि व्हाट इज द सेइंग ऑफ गांधी जी, या फिर ये सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इसको किसने कहा था, तो ये आ जाता है आपका कंजर्वेशन भी, इसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड्स में, तो इसे ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे याद रखना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो गांधी जी ने क्या कहा कि यहाँ पर सबकी ज़रूरत के लिए पूरा है बट किसी के लालच के लिए नहीं है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये गांधी जी ने कहा था। क्यों कहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सो ही सेज दीज वर्ड। क्यों, ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है हम लोग उसको कंजर्व करने में ध्यान दे सके। ठीक है, इसी वो क्या चाहते थे कि मास प्रोडक्शन जो है वो ना हो, उसके जगह पर क्या हो, प्रोडक्शन बाय द मासेस हो, वो ये चाहते थे। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये क्या है, इसको इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत ये सीरियसली लिया गया और बहुत सारे तरीके अपनाए गए। क्या क्या तरीके थे उन्हें देख लेते हैं हम। इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स जो हुआ आपका रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे पहले क्लब ऑफ रोम 1968 सबसे एफर्ट लगाया इसी सिलसिले में, उन्होंने मीटिंग बुलाई। इसके बाद क्या हुआ, वो 1968 में उसका हुआ। सेकेंड में स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। इसी सिलसिले में यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन के सिलसिले में ब्रांड कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ।
रिसोर्सेज कंजर्वेशन के आधार पर उसी सिलसिले में। एंड उसके बाद जो है वर्ल्ड कमीशन और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी ब्रुटलैंड कमीशन ये अपनी बुक पब्लिश किए, आवर कॉमन फ्यूचर करके एक बुक है, ये ब्रुटलैंड कमीशन ने पब्लिश किया और उसमें एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक पे उन्होंने बुक लिखा। शुमेसर भी एक बुक लिखते हैं जो गांधी जी के फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये बुक उन्होंने लिखा शुमेसर ने, एंड जो गांधीयन आइडिया पे ही था। इसके बाद अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हुए ग्लोबल लेवल पे, किस लिए, रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है 3 और 5 मार्क्स का कि व्हाट वर द इंस्टीट्यूशनल एफर्ट मेट एट ग्लोबल लेवल फॉर कंजर्वेशन, फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इससे आता है 3 और 5 मार्क्स का। तो बेटर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लिखोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हम लोगों को प्लानिंग करने की ज़रूरत है एंड क्यों ज़रूरत है, बिकॉज दे आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड उसका हम लोगों को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है रिसोर्सेज को, एंड क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो में। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ताकि आप लोगों को वो लैंड रिसोर्सेज के बारे में जब वीडियो आएगा तो आप लोग वो जान जाओगे। थैंक यू।